एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, आपने एमसीक्यू अति लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी के सब कुछ कर लिया है। अब मैं आज आप लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये हिंदी राजन सीरीज का मैं आज सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हुए, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग को मूल शब्द में पूर्व जोड़ा जाता है, जैसे मूल शब्द लक्षण, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभिलक्षण शब्द बनता है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे मित्रता में ता का, पहलवान में वान। तो ये मित्र में ता जोड़ते हैं तो मित्रता हो जाता है, पहल में वान जोड़ते हैं तो पहलवान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए, आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता को विकसित करने हेतु निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जा सकती हैं। देखो और कहो विधि। इस विधि में सबसे पहले अथवा संबंधित वस्तु के चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान दिया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है तथा चित्र का ज्ञान होने से बालक सरलता से समझ लेते हैं। यह पद्धति अत्यधिक आधुनिक तथा वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें सरल से कठिन की ओर जाते हैं। शब्दों के द्वारा वर्ण पहचान होने से वाचन शिक्षण अत्यंत सरल हो जाता है। पॉइंट 2 है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है। पहले उनको स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का। जब बच्चे वर्णों को पहचान जाते हैं तब उन्हें मात्रा, शब्द, वर्णावली सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वर्णों का ज्ञान कराते समय शब्दों के चित्र भी दिखाए जाते हैं। अतः अनार, ई, इमली का, कमल का, खरगोश का, गमला आदि चित्र दिखाने से बच्चों के मन में पठन के प्रति रुचि जागृत होती है। यदि शिक्षक चित्र एवं फ्लैश कार्ड का प्रयोग करता है तो यह शिक्षण विधि अत्यधिक रोचक बन जाती है। इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे रंग बिरंगे चित्र देखकर सहज रूप से अध्ययन में रुचि लेने लगते हैं। कविता विधि। बच्चे कविता या गीत को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। शिक्षक कक्षा में कविता का गायन शैली से वाचन कर सकता है, फिर बच्चों को भी अनुसरण करने हेतु कह सकता है। इस विधि को अपनाने से बच्चे शीघ्र ही कविता को याद कर लेते हैं। इसके साथ साथ यदि चार्ट अथवा चित्र का प्रयोग किया जाए तो बच्चे शब्दों अथवा वर्णों को भी पहचानने लगेंगे और पठन अथवा वाचन में अभ्यस्त हो जाएंगे। पॉइंट 4 है कहानी विधि। कहानी सुनने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है, अतः शिक्षक को इस विधि को अपनाते हुए चार्ट या चित्रों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। इसके साथ साथ चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्यों को पहले स्वयं से शिक्षक पढ़ेगा, बाद में बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। इस विधि में बच्चे वर्णों एवं शब्दों को पहचानने लगेंगे। इससे पठन विधि अत्यधिक रोचक हो जाएगी तथा बच्चे सहज एवं स्वाभाविक रूप से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। धीरे धीरे वे स्वयं भी वाचन करने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द जब कोई शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है जो दो शब्दों के मेल से बना है तथा सामान्य अर्थ प्रकट न करे बल्कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाला हो तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अनौपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य? अनौपचारिक भाषा वह भाषा होती है जिसके पीछे कोई औपचारिक या नैतिक बाध्यता न होकर प्रयोजनात्मक बाध्यता होती है। व्यक्ति अपने हृदय के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए उद्देश्य से इसका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, औपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य? औपचारिक भाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जो वक्ता द्वारा औपचारिकता वश बोली या लिखी जाती है। इसके पीछे औपचारिक बाध्यता या नैतिक बल होता है, अर्थात यह किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में बंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, औपचारिक एवं अनौपचारिक कथनों में अंतर स्पष्ट किए। औपचारिक, अनौपचारिक, इसका संबंध भावनाओं से होता है, यह मस्तिष्क से संबंधित होती है। यह इच्छा न होने पर भी बोले जाते हैं या स्वेच्छा पूर्वक ही बोले जाते हैं।
यह शब्द शिष्टाचार से प्रेरित होते हैं और यह यथार्थ से प्रेरित होते हैं। यह कथन संक्षिप्त तथा निश्चित होते हैं, यह कथन अनिश्चित होते हैं। यह कथन परिस्थिति की सीमा में बंधे होते हैं, यह कथन परिस्थिति से मुक्त होते हैं। इनके पीछे नैतिक व्यवस्था होती है, ये यथार्थ पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है? भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह शिक्षण कार्य कर पाते हैं। वह चित्रों को देखकर और सुनकर पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह आदमी है, वह पाठ पढ़ती है। वे शब्द से होने का बोध होता है, पढ़ती है शब्द के पढ़ने का बोध होता है, अतः वे सब क्रियाएं होती हैं। धातु क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ती है क्रिया शब्द है, इसका मूल रूप पठ है, पठ पठना ही धातु है। कुछ क्रिया और उनके धातु रूपों को सूची दी जा रही है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, पढ़ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना सामान्य रूप बनता है। क्रिया चलता है, सामान्य रूप चलना है, धातु चल है। लिखेगा लिखना लिख, कह रहा है कहना, कथम करता है करना क्र, हंसता है हंसना, हंस जाएगा जाना गम। धातु रूप वे मूल रूप हैं जिनका संस्कृत भाषा में प्रयोग पड़ता है यदि क्रिया शब्द संस्कृत भाषा से आई है। क्वेश्चन नंबर 9, हास्य रस का उदाहरण दीजिए। हास्य रस जे ही तिसी बैठे नारद फूली, सो तिसी ते ही ने लोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाही, अकुलाही, देखी दशा हर गुनाह मुस्काई। भक्ति और वात्सल्य रस में क्या अंतर है? कोई एक उदाहरण लिखिए। भक्ति और वात्सल्य रस में अंतर। भक्ति रस में परमात्मा विषयक प्रेम विवाह आदि से परिपुष्ट होकर रस निष्पत्ति कराता है, जबकि वात्सल्य रस में पुत्र बालक शिष्य अनुज आदि के प्रति स्नेह विवाह आदि से परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता है। निम्नलिखित उदाहरणों के स्पष्ट हो जाता है। भक्ति रस, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी होसो होई। वात्सल्य रस, बाल दशा सुख रखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तरले ढागी सूर्य प्रभु को दूध पियावती। क्वेश्चन नंबर 11, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्द में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। हमारे देश ने अत्यंत कठिन संघर्ष कर एवं लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। निसंदेह हमें इस दिन को उल्लास सहित मनाने का अधिकार है। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अभी यह न भूलें कि हमारा कर्तव्य हम सिर्फ झंडे फहराना और राष्ट्रीय गीत गाना ही नहीं रह गया है। हमें अभी अनेक बंधनों से स्वतंत्र होना है और इसके लिए लंबा संघर्ष करते हुए देश की प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हुए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? 2 उदाहरण भी लिखिए। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे? क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उदाहरण भी लिखिए। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग विशेष सूचक बात कहने पर करते हैं। उदाहरण, अज्ञेय प्रयोगवादी कवि को ज्ञानपीठ सम्मान मिला। तुलसी की भाषा अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हुए निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और वह नहीं जानता कि मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। क्वेश्चन नंबर 15, दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से लगभग दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये है आ, ई, उ, ए, ओ। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता।
कहानी कहलाने से विद्यार्थियों का संकोच दूर होता है, उनकी कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है, तब बच्चे पाठन क्रिया में रुचि लेते हैं। निबंध से क्या अभिप्राय है? विचारों को सुव्यवस्थित एवं कर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना निबंध कहलाती है। गद्य और पद में अंतर लिखिए। गद्य के वाक्य में विराम इत्यादि के नियमों का पालन होता है। पद में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती। पद में गति और लय की विशेष भूमिका होती है। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। पद की रचना छंदबद्ध तथा छंदयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कितनी दूरी होनी चाहिए? 12 इंच कम से कम होनी चाहिए। लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी 12 इंच होनी चाहिए। किन्हीं 4 विराम चिन्हों के उदाहरण सहित समझाइए। विराम चिन्ह भेद। पूर्ण विराम। इस तरीके से हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अर्धविराम। वाक्य में छोटा विराम, अर्धविराम, कोमा लगाते हैं। मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चित रहें। मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अल्पविराम। किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है वहां अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। अच्छा, अब फिर मिलेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। पॉइंट 4 है विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह उस समय वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं। वह ताजमहल कितना सुंदर है, अरे तुमने यह क्या कर दिया, छी छी तुम कितने गंदे हो। क्वेश्चन नंबर 21, सामासिक पद किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 कौशल से उद्देश्य लिखिए। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं। श्रवण, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पठन वाचन के उद्देश्य पठन की गति में तीव्रता लाना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्यों को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पाठ किए गए अंश को समझाने की क्षमता उत्पन्न करना। अभिव्यक्ति के उद्देश्य विद्यार्थियों में शब्दों ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों में विषयानुकूल भाषा शैली तथा विचारों का ज्ञान, सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुणता होती है। बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरणादायक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणादायक क्रिया कहते हैं। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। मोहित ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व। मौन पठन करने से पाठन की गति में तीव्रता आ जाती है। तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थियों के शब्दों तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है। कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना। विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने की तीव्र गति में मौन पठन करने में ही हो जाती है। कक्षा में शोर नहीं होना। छात्रों को थकान कम महसूस होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के मनोभावों को समझना, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि करना, विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना, बच्चों में मौखिक वाचन के प्रति उत्साह का संचार, बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी, समानार्थक शब्द। एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, स्थानों के नाम आदि इस श्रेणी के शब्दों में, जैसे जनवरी, हिंदी, आगरा, नरेंद्र मोदी आदि। अनेकार्थी शब्द, भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक रूपार्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे तारा, आंखों की पुतली, नक्षत्र। उपचार, उपाय, सेवा, इलाज, कला, खेल, कल, शोर, मशीन, सुंदर, पिछला दिन, अगला दिन आदि। पॉइंट 3 है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द इतने मिलते जुलते हैं प्रयोगार्थक
उन्हें एक ही मान बैठते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है, जैसे अति, बहुत, इति, सम्मत, अचर, जड़, अचर, शीघ्र, अंश, विभाग, अंश, कंधा आदि। पॉइंट 4, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे जल, नीर, बारी, पानी, इमरत, घोड़ा, बाजी, हे, सैंधव, तुरग, आँख, नेत्र, नयन, दृग, चक्षु, विलोचन, कमल, सरोज, जलज, पदम, अम्बुज। पॉइंट 5, विपरीतार्थक या विलोम शब्द बताइए। कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, ये विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं, जैसे सुख, दुख, मृत, विष, जड़, चेतन, सम्मान, अपमान, आयात, निर्यात आदि। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हुए कृतवाच्य को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है जिससे यह ज्ञान होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, उसका कर्ता की प्रधानता है। यथा मोहनी पुस्तक पढ़ती है या पढ़ती है, क्रिया का कर्ता मोहनी वाक्य का कृतवाच्य में है। क्वेश्चन नंबर 28, वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्रित, असंयुक्त। सरल वाक्य, यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा एक उद्देश्य हो तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। रेखा पुस्तक पढ़ती है, मोहित घर जाता है। सेकंड है आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वह वाक्य है जिसे प्रधान वाक्यांश सामान्य हों तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हों। तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा न छूट जाए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य वह वाक्य हैं जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और ये उपवाक्य लेकिन, किंतु, परंतु और ये, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ा होता है। आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है। मोहन सो रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है। अथवा संयुक्त वाक्य दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर निर्मित होते हैं जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न वाक्य में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छांटिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है। तो पहला आपका सरल वाक्य हो जाएगा, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा आपका तुम्हें मंदिर शीघ्र जाना चाहिए ताकि मंदिर का गेट बंद नहीं हो जाए। तीसरा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, रोहन को घर जल्दी जाना चाहिए ताकि वे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ सके। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सीता चाय बना रही है, सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हुए निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छांटिए। अंधेरी रात है और आंधी आ रही है। आकाश स्वच्छ है, आंधी का वेग घट रहा है और सूर्य पश्चिम से बहुत तेजी से डूबने वाला था। रोहित स्कूटर चला रहा है। बाबा रामदेव का व्याख्यान था, मानो बम के गोले छूट रहे थे। मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहाँ भेजा उसे उसने फाड़ डाला। पहला संयुक्त वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा सरल वाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य, पांचवा मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 31, अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं? अपठित का अभिप्राय है न पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण के भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य एवं पद दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हुए निम्न का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी। सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास का निधन संवत 1640 ईस्वी में हो गया था। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर 25, सूर सारावली आदि। तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त हुआ जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेदव्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है, संवत 1520 तरनी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। यह दोहा बहुत प्रचलित है। तुलसीदास का जन्म सन 1154 ईस्वी में माना जाता है। रत्नावली नाम की महिला से इनका विवाह हुआ।
आप राम भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध हैं। तुलसीदास को देववासन सन 1680 में माना गया है। रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि हैं। कबीर हिंदी भक्ति में काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपति ने कबीर जी को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पाया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था तथा कमाल एवं कमाली के रूप में उनके पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। इनके इस कथन से स्पष्ट होता है मासी कागज छुई और नहीं कलम कही नहीं हाथ। कबीर जी समाज सुधारक कवि थे। उनका संवत 1575 ईस्वी में मक्सर में देवासन हो गया था। रचनाएं बीजक, साखी, सवद, रमणी, बिहारी। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराजा जयसिंह के जीवन पर प्रकाश डाला है, जिसका प्रभाव राजा जयसिंह पर बहुत ज़्यादा पड़ा और अपने दरबार में उनको बुलाकर सम्मानपूर्वक स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी का देवासन हो गया। रचनाएं बिहारी सतसई। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अकोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। आपके निबंधों के विषय में विवेचन के साथ ही आपकी व्यक्तित्व की छाप रहती है। तर्क, वितर्क, भाव एवं विचार, मनोविज्ञान एवं साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। इसके में रामचंद्र शुक्ल के में रचनाएं हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी, ग्रंथावली, तुलसीदास, चिंतामणि, नागरी, पिचरणी, पत्रिका आदि इनकी रचना है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद एवं माता का नाम हेमरानी था। आपकी माता हिंदी की विदुषी महिला थी और सरल स्वभाव की थी। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा आपको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया था। उनको देववासन सन 1987 ईस्वी में हो गया था। रचनाएं स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीपिका आदि इनकी कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रेमानंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले प्रेमचंद से स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की तथा उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। वह एक स्कूल अध्यापक में सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु उर्दू में वे नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं की अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखन आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन होगा। रचनाएं कौन कौन सी है? प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, सप्त सरोज, नवनिधि, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेरणा समर, यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, नवप्रेष, प्रेम पंचमी आदि। उपन्यास कौन से? प्रेमश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गमन, शिवसदन, कर्मभूमि, कूदन, मंगलसूत्र, अर्पण। नाटक करबला, प्रेम की बेटी, जंगमा आदि।
भाषा शैली प्रेमचंद का विशाल कहानी का साहित्य मानव प्रकृति इतिहास एवं मानवीयता के देशवासी छात्रों से परिपूर्ण है। उनकी कहानियाँ किसकी? प्रेमचंद जी की। उनकी कहानियां लोक जीवन के विविध पक्षों को मार्मिक चित्रण किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, रानी सारंधा एवं आत्माराम इनकी प्रसिद्ध कहानियां। सेकंड है जयशंकर प्रसाद का जन्म सूदनी नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीदेव प्रसाद था। वे साहित्य प्रेम व्यक्ति थे। अल्पायु में ही प्रसाद जी के माता पिता का निधन और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का देवभाषण हो गया। वे महान कवि एवं प्रतिभाशाली कथाकार थे। कामायनी महाकाव्य पर उन्हें मंगलसूत्र पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए 48 वर्ष की कम आयु में ही 14 जनवरी 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई। रचनाएं प्रसाद जी के श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार एवं असत्य आलोचक थे। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथ, आंसू लहर, झांसा, कामायनी इनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, प्रथम दुर्स्वामिनी, जन्मेजय का यज्ञ, एक घूंट आदि उनके लिए प्रसिद्ध हैं। उपन्यास कंकाल, तितली आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि, छाया, सलीम ग्राम आदि। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को चिरगाम जनपद झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण था। गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को स्वर्गवास हो गए। कृतियां एवं स्वर्गवास: यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झंकार, जयद्रथ, वध, त्रिपथका, कुणाल, गीत, विश्व वेदना, वैष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिडिंब, वारंग में भंग, किसान आदि, चंद्रहस्त, लोत्मा और अनाथ गीत नाट्य है। उनका काव्य सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अच्छे कवि थे। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देवभाषण हो गए। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को लगभग 34 वर्ष 4 माह की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। रचनाएं: भक्ति, सर्वस्व, प्रेम, माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु, वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित, प्रेम मालिका, भारत भीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, बंदर सभा, बकरी विलाप। सुमित्रा नंदन पंत जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद कौशानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनकी मां का निधन हो गया। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई थी। रचनाएं कौन कौन सी हैं? ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, योगवाणी, ग्राम्य, काव्यावली, स्वर्णकिरण, स्वर्णदोली, उत्तरा, युगपथा, पुरुषोत्तम, राम, पतझर, गीतहंस, गीतपर्व, चिदंबरा, कला और पूर्णचंद, लोकायतन, गीत नाट्य, ज्योत्सना, राजशिखर, अंतिमा, उपन्यासहार, कहानी संग्रह, 5 कहानियां। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में 30 नवंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मध्य देवी था। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। रचनाएं: इनकी प्रसिद्ध रचनाएं: रेणुका, हिंकार, बारदोला, बजे, धूप छांव, बापू, प्राणभंग, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, आत्मा की आंखें, हारे को हरिराम,
सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, सरस्वती, दंडुगीत, कलिंग, कुरुक्षेत्र, वैशी आदि वाच्य में कि आप कितने बदे आते हो। वाच्य से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में बातें की जा रही हों। वाच्य परिवर्तन के प्रकार। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के उपयोगिता बताइए। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता ताकि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना जान जाएं, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना, अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना, वाचन को शुद्धि एवं प्रभावोत्पादक बनाना, वाचन में गति का सम्मान करना, अनुलेख, सुलेख, विश्रुति लेख का अभ्यास करना, अभिव्यक्ति और कौशल विभक्ति वृद्धि करना आदि। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हुए, राजभाषा किसे कहते हैं? राजनीतिक दृष्टि से किसी राज्य की शासन कार्य जिस भाषा में चलता है वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। प्राय मातृभाषा तथा राजभाषा में अंतर नहीं है, परंतु हमारे देश में अनेक प्रांत होने के कारण अनेक राजभाषाएं हैं। ये राजभाषा प्राय उस राज्य की मातृभाषा है। संविधान द्वारा केंद्र की परिभाषा राजभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा शिक्षण से श्रेष्ठ वाचन का क्या महत्व है? अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद एवं गोष्ठियों से अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने हेतु श्रेष्ठ वाचन प्रयुक्त होता है। शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यही नहीं, इससे वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखरता है। किसी भी अवसर पर वार्ता करके समय जिनका वाचन अच्छा होता है वे अन्य लोगों की अपेक्षा दूसरों की सुरक्षा आदि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को क्या कारण है? वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण। हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विभिन्न कारण होते हैं। इन सभी त्रुटियों का वर्गीकरण निम्न भागों से होता है। नंबर 1, लिखते समय मनोस्थिति के सामान्य न होने पर अशुद्धियाँ होती हैं। नंबर 2, अधिक समय तक कार्य करने तथा रुकावट होने से प्रसिद्ध अनुभूतियाँ होती हैं। शब्दों अथवा लेखन अभ्यास के अभाव के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। लिखने में बहुत अधिक शीघ्रता करने से अशुद्धियाँ होती हैं। व्याकरणों के रूप का ज्ञान न होना, कुछ हिंदी शब्दों का वर्तमान सर्वमान्य एक रूपता का न होना, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण अशुद्धियाँ होती हैं। अक्षरों, शब्दों, मात्राओं तथा अनुस्वार का उचित ज्ञान न होना। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हुए, बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना में चित्रांत का कौशल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? उदाहरण सहित लिखिए। कहानी कहलवाने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें कल्पना में चिंतन शक्ति का विकास होता है। जिसमें बच्चों से कहानी 2 तरह से कहलवाई जा सकती है। कहानी से संबंधित कुछ चित्र बच्चों के सम्मुख क्रमबद्ध होते हैं, जब करते ही नहीं हैं। कहानी से संबंधित कुछ चित्र बच्चों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप से होते हैं, किसी कार्य और चित्रों को देखकर नहीं बच्चे करते हैं। दूसरे, बच्चे कहानी की पुस्तकों को पढ़ें अथवा दूसरों से सुने, पुनः अपने शब्दों में कहानी लिखें। उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन, प्रति कल्पना और चिंतन कौशल विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित अभिव्यक्ति, और बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। भाषा के विभिन्न स्वरूप। भाषा के विभिन्न स्वरूप हैं। मातृभाषा, सांस्कृतिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषा। क्वेश्चन नंबर 42, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो विद्यालय हो, अर्थात जिसको एक निश्चित समय सीमा हो
अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 43, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? गैर विद्यालयी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, अर्थात वह शिक्षा जिसका न तो निश्चित पाठ्यक्रम हो, न ही निश्चित ज्ञान हो, न ही निश्चित समय सीमा हो, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष का शासकीय कार्य चलता है वह इस राष्ट्र का सॉरी गाइज जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष का शासकीय कार्य चलता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। सैद्धांतिक रूप से बड़ी को हिंदी की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। परंतु वह पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा के पद को प्राप्त नहीं कर पाई। इसका कारण हमारा अंग्रेजी से मोह है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के माध्यम से विश्व के सभी राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। मुहावरों से आप क्या समझते हैं? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाता है। स्वर का कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों के साथ जोड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, हंसपद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। हंसपद, जब लिखते समय कोई शब्द अथवा पद भूल जाता है या छूट जाते हैं तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो मुकेश एक बहुत अच्छा लड़का है। इस चिन्ह का त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह पूर्ण विराम से आशय है पूरी तरह से ठहरना या रुकना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम से ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। रामू खेलता है, सोहन तथा मोहन विद्यालय गए। अल्पविराम, अल्पविराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। राम और श्याम मीरा अपनी कक्षा में पढ़ने आए। मेरे भाई जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49, वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। वियोग श्रृंगार का उदाहरण, गोपी ग्वाल गाई गौ सुत सब अति ही दीन विचारे। सूरदास प्रभु बिनु यो देखिए चंद बिना जो तारे। क्वेश्चन नंबर 50, करुणदास का एक उदाहरण दीजिए। करुणदास, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीतु बल तेलु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बराहि बहरा। क्वेश्चन नंबर 51, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कारक क्रियान्वयन कारक कथम अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 मानी जाती है। संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं माना जाता। अपादान कारक संज्ञा जिस रूप से पृथक होने पर भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरना। वाक्य में प्रश्न सूचक और बीच में सूचक चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न सूचक चिन्ह, उक्त चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में लगता है। जैसे, क्या सरकार महंगाई को रोकने के लिए सफल हो सकेगी? या भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु देश से कौन कौन आगे आएगा? विस्मयादि बोधक, वह चिन्ह उस यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे, भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला में हार गई, ऐसी आशा नहीं थी। तो ये थे गाइज आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैं आज आपके लिए लेकर आई। आपको ये सेशन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और कोई सजेशन हुआ करे तो उसे भी दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।